हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उन जो बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो डेफिनेटली इन वीडियोस से हेल्प ले रहे होंगे बच्चों। और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट हमारी वीडियोस पे किए हैं और व्हाट्सएप पे भी हमें बहुत सारे कमेंट आए हैं कि वीडियोस कैसी है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो जितना भी टॉपिक हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बच्चों, वो एग्जाम ओरिएंटेड, सारा एग्जाम ओरिएंटेड होता है बच्चों। और सारे के सारे जो पॉइंट्स हम लिखते हैं वो सारे के सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होते हैं बच्चों। क्लास 10th में जो हमारा टॉपिक चला हुआ था चैप्टर नंबर 1, उसको हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ हद तक कंप्लीट किया था और जो बाकी आज चैप्टर रहेगा आपका उसको आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे बच्चों। चलिए, आज का जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था बच्चों, वो टॉपिक था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरीके से हम संतुलित करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने अब तक कर चुके थे बच्चों। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बना हुआ है जो इस चैप्टर के ओरिएंटेड है बच्चों, वो टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, या हम कह सकते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की हो सकती हैं, उन टाइप्स को हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर। तो फर्स्ट टाइप जो बनता है, जो पहला प्रकार बनता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं संयोजन संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसको हम बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या कहते हैं, कैसे पढ़ेंगे बच्चों इसकी डेफिनेशन को हम लोग, कि संयोजन अभिक्रिया वे सभी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें अभिकारक, अभिकारक इसमें दो या दो से अधिक हो सकते हैं। और अगर उत्पाद की बात पर करें बच्चों, यहाँ पर जो मेन उत्पाद बनेगा वो एक ही बनेगा। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को आप क्या कहते हो, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई होगी। यानी आपने कहा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, अभिकारक होता है बच्चों, अभिकारक होते हैं, और इधर जाके एरो होता है, फिर बनता है आपका उत्पाद। क्या बनता है बच्चे, उत्पाद बनता है। अब ये जो अभिकारक है, अभिकारक की संख्या दो या दो से अधिक हो सकती है, दो या दो से अधिक, है ना, दो से अधिक हो सकती है, परंतु उत्पाद एक होता है, यानी एक बनता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन आपने कर ली है बच्चों, उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जल का निर्माण। तो पहला उदाहरण क्या कहते हैं हम लोग, जल का निर्माण। जल कैसे बनता है बच्चों, यहां पर देखो, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होता है या अणु होता है, दूसरा होता है O2 का मॉलिक्यूल। आपस में जो बनते हैं मिलकर के वो बनते हैं H2O। क्या बनता है बच्चों, H2O। अब बच्चों ये कैसी अभिक्रिया है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हमने कल संतुलित करना सीखा था बच्चों यहाँ पर, तो हम संतुलित को कैसे करेंगे। इधर देखिए, आपने इसमें कहा था कि मेटल, फिर आपने कहा था नॉन मेटल यानी धातु और अधातु को आप संतुलित करोगे सबसे पहले। उसके बाद क्या आता है बच्चों, ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन आप संतुलित करते हो। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हम लोगों ने क्या कहा, जब इस अभिक्रिया में कोई धातु नहीं है और अधातु भी नहीं है तो कौन बचता है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन। सबसे पहले आप इसमें किसको संतुलित करोगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ पर दो है, इधर कितने हैं,
एक ऑक्सीजन है तो इसको आप 2 कर दोगे। जब आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी तो ऑक्सीजन तो इधर 2 हो गए, इधर भी कितना ऑक्सीजन है बच्चों 2। लेकिन अगर आप बात करो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की, तो हाइड्रोजन परमाणु इधर कितने हैं 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन इस साइड है और इधर कितने हैं बच्चों केवल 2 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाता है आपका एक तरीके से बैलेंस केमिकल रिएक्शन बन जाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाती है। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन और इसको बोलते हैं जल का अणु। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों जल का अणु। इतनी बात समझ आई। अब ये कैसी अभिक्रिया है, देखो इसमें अभिकारक जो है आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों, एक उत्पाद बना रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर, अगर मैं कहूं बच्चों यहाँ पर एक होता है CaO प्लस H2O और इससे रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाएगा बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके नाम की, पहले तो इसको बैलेंस कर लेंगे बच्चों। बैलेंस वही तरीका होता है, इसमें देखो कैल्शियम आ गया, यहाँ पर कैल्शियम है, तो कैल्शियम एक धातु है, सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेंगे आप लोग। कितने कैल्शियम इधर भी एक है, इधर भी कितने हैं बच्चों, एक ही कैल्शियम होता है। लेकिन अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हैं, एक और दो, 2 ऑक्सीजन इधर है, और हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 2 है, इधर भी कितने हैं 2 हाइड्रोजन है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। बट अगर हम बात करें इनके नाम की, तो ये क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये वाटर मॉलिक्यूल होता है, जल का अणु होता है, और इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं बच्चों, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से एग्जाम में भी आया है कि निम्नलिखित में से बिना बुझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी CaO होता है। और अगर हम बात करें बुझे हुए चूने की, तो बुझा हुआ चूना क्या होता है बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो इस प्रकार से ये भी अभिक्रिया कैसी है बच्चों, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया होती है। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ, या किसके निर्माण की बच्चों, HCl के निर्माण की, HCl के निर्माण की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे बनता है। एक अणु आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, दूसरा अणु क्या होता है बच्चों यहाँ पर क्लोरीन का होता है, और आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बच्चों यहाँ पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम होता है। तो इसमें बैलेंस करेंगे इसको बच्चों आप लोग, संतुलित बनाएंगे समीकरण को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें धातु, धातु इस अभिक्रिया में कोई नहीं है। तो अब बात करते हैं अधातु। अधातु यहाँ पर क्या है बच्चों, Cl है। तो Cl की संख्या इधर कितनी है बच्चों, 2 है, इधर कितनी है बच्चों 1। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जब गुणा करोगे आप लोग, तो इधर क्लोरीन 2 हो गए, इधर Cl के परमाणु कितने हो गए 2। तो अगर बात करें H की, तो H कितने हैं यहाँ पर 2 है, इधर भी कितने हैं बच्चों 2 है। तो इसके नाम होता है हाइड्रोजन, इसका नाम होता है क्लोरीन, और इसका नाम होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण बन जाता है बच्चों, एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया होती है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई क्या बच्चों। इसके बाद बात करते हैं बच्चों जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है आपकी, जो इसी के अंदर बनती है, इसको बोलते हैं हम लोग ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। इसका इंग्लिश में नाम होता है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, जिस अभिक्रिया को आप लोग क्या करते हो बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों, अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी क्या प्राप्त होती है यहाँ पे,
उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तथा उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को आप लोग क्या कहते हो, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों आई थिंक। अब इसमें क्या होता है बच्चों, मैं अगर इसका परफॉर्म आपको बना करके दिखाऊं, यहां पे अभिकारक होते हैं, अभिकारक होते हैं। यहां पर क्या होते हैं बच्चों, एरो के बाद बनता है आपका उत्पाद के बाद यहां पे उत्सर्जित होती है ऊष्मा। क्या बनती है बच्चों, ऊष्मा। ठीक है, क्लियर यहां पर। अब इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं, इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं बच्चों। जैसे आपने कहा यहां पर CaO प्लस H2O एरो बनता है आपका क्या, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या निकलेगी बच्चों, यहाँ पे ऊर्जा निकलेगी, यानी ऊष्मा यहाँ पे उत्सर्जित होगी। ये भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब आपने ये क्या है बच्चों, डेली लाइफ में आप इसका प्रैक्टिकल देखते हो। जैसे आपके घरों में क्या होती है बच्चों, पुताई होती है, और पुताई के टाइम पे क्या होता है बच्चों, आप मार्केट से बिना बुझा हुआ चूना लेकर के आते हो। अब उसको आप पानी में डालते हो, और पानी में डालने पर आपको बनता है क्या, CaOH का होल ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना। उस केस में क्या होता है, जो बर्तन आप लेते हो वो बर्तन बहुत ही क्या हो जाता है बच्चों, गर्म हो जाता है। और इसका मतलब क्या है, उत्पाद के साथ क्या उत्सर्जित हुई है बच्चों, ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या कहते हो बच्चों, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हो। क्या बोलते हो बच्चों, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हो। इतनी बात समझ आई होगी आई होप आपको। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी बच्चों, इसकी बहुत सारी अभिक्रियाएं हो सकती हैं। क्लियर यहां पर, इसकी एस टाइप की बहुत सारी अभिक्रिया हो सकते हैं जिन्हें आप लोग करके देख सकते हो। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट उदाहरण कर ली है, उसके बाद दूसरे उदाहरण पर अगर हम चले, इसका दूसरा उदाहरण बनता है श्वसन। क्या होता है बच्चों, श्वसन। श्वसन भी क्या है, एक प्रकार की श्वसन ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है बच्चे, कि आपने कहा था C6H12O6, यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज क्या करता है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन को लेता है, और ऑक्सीजन को लेने पर क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर 6 लेते हैं बच्चों। यहाँ पर बैलेंस बाद में कर लेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, आपका एक तरीके से CO2 प्रोड्यूस होगी प्लस H2O आपको प्राप्त होगा। इस केस में आप लोग क्या कहते हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभिक्रिया आपकी एक ऐसी अभिक्रिया है बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे फिर से। यहाँ पर देखिए धातु कोई नहीं है, उसके बाद कार्बन है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर भी कार्बन कितने होंगे बच्चों, 6 होंगे। तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कार्बन कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर 6। अब इसके बाद किसको बैलेंस करोगे आप, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर देखो 6 2 जा 12 यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना है 7, और इधर कितने हैं बच्चों, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन एक तरीके से यहाँ पर कितने हैं 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और 6 2 जा 12 यहाँ पर हो जाते हैं बच्चों। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 6, अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो कितने हो गए, इधर 6 इधर हो गए, और 6 2 जा 12, यानी इधर 18 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 6 2 जा 12, और यहाँ पर 6 और ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन 2 कितने हो गए, 18 हो गए। बट H को देखिए, यहाँ पर H कितने हो गए बच्चों, 6 2 जा 12, और यहाँ पर कितने हैं
हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 12। तो ये अभिक्रिया कैसी होती है बच्चों, बैलेंस अभिक्रिया आती है। और इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ क्या बनता है, ऊष्मा बनती है। क्या बनती है बच्चों, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया को आप ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया तब होती है बच्चों जब आप लोग श्वास लेते हो, यानी जब आप बहुत तेजी से रेस्पिरेशन करते हो या श्वास लेते हो बच्चों, तो आपकी जो हीट बॉडी होती है वो क्या करती है बच्चों, हीट को प्रोड्यूस करती है। अब वो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है बच्चों, सेम प्रोसेस होता है यहाँ पर। ग्लूकोज आपका कंज्यूम होता है, ऑक्सीजन के साथ आपका मिलता है, उसमें आपने क्या निकलता है यहाँ पर बच्चों, CO2 गैस आपकी प्रोड्यूस होती है, जो श्वसन के द्वारा आप लोग बाहर छोड़ते हो। और आपने क्या मिलता है वहां पर, वाटर मॉलिक्यूल आपको कंज्यूम होता है बॉडी के अंदर। उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कहाँ पर होती है बच्चों, आपके श्वास नली में या फिर आपके चेहरे पर क्या होता है, मॉइस्चर उत्पन्न हो जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, हीट प्रोड्यूस होती है। इतनी बात समझ आई बच्चों। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसके बाद जो बनता है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका थर्ड एग्जाम्पल जो हम लिखेंगे इसको यहीं पे, तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल, एक तरीके से मेथेन गैस का जलना, मेथेन गैस का जलना। ठीक है, यानी मेथेन क्या होती है, CH4 आप मेथेन लेते हो प्लस O2 आप लोग लोगे यहाँ पर, और क्या निकलेगा बच्चों यहाँ पर, एक तो CO2 निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या निकलेगा H2O आपका यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, कार्बन कितने यहाँ पर 1 होते हैं, यहाँ पर भी कितने होते हैं 1 होते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2 यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए बच्चों, ऑक्सीजन 2 2 जा 4। तो प्लस इसमें क्या निकलती है बच्चों, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस अभिक्रिया को भी आप क्या बोलते हो बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हो। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हो आप लोग, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हो। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप लोग बात करते हैं किसकी, ये आपको समझ आया होगा आई होप। इसके बाद आप बात करेंगे किसकी बच्चों यहाँ पर, नेक्स्ट अभिक्रिया होती है अभिक्रिया नंबर 2, ये होती है बच्चों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया एक तरीके से वे अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एक अभिकारक पदार्थ 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है उत्पाद पदार्थ का टूटना। देखो यहाँ पर क्या बात करते हैं हम लोग, अभिक्रिया आपकी सेम होती है जैसे अभिकारक से अभिकारक, इसके बाद उत्पाद जो बनते हैं आपके, उत्पाद प्राप्त होता है। लेकिन अभिकारक में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एकल होता है यानी एक होता है, और उत्पाद आपके अनेक होते हैं, अनेक होते हैं, यानी एक से अधिक आपको उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब इसको अगर हम ऐसे लिखे बच्चों, मान लीजिए कोई अभिकारक होता है A और उत्पाद होते हैं कितने B और C में टूट जाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण को देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या होते हैं, जैसे जल का विघटन, जल का विघटन यानी जल का टूटना। जल का अणु क्या होता है बच्चों, H2O होता है, और ये कैसे टूटता है बच्चों, यहाँ पर H2 प्लस O2 में आपका वियोजित हो जाता है। नंबर 2 देखिए यहाँ पर AgBr, अगर आप इसको सनलाइट में लेके जाते हो, सूर्य के प्रकाश में लेके जाते हो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सूर्य के प्रकाश को रिप्रेजेंट करता है। Hmu से अगर आप लिखोगे यहाँ पर तो आपका सनलाइट होती है, तो ये किस में टूट जाता है बच्चे, Ag प्लस Br2।
और यहाँ पर भी Br2 है, तो यहाँ भी Br कितने होने चाहिए बच्चों, 2 होने चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। उसके बाद जो Ag होते हैं कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए बच्चों, Ag होने चाहिए आपके 2। तो यहाँ पर भी क्या जाता है, बैलेंस हो जाती है। ऊपरली अभिक्रिया को भी हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे करोगे आप लोग, H यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप 2 करोगे, और H को यहाँ पर कितना कर दोगे आप 2 कर दोगे। इतनी बात समझ आई होगी, आई होप आपको। नेक्स्ट अभिक्रिया इस तरीके से बनती है आपकी। थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग, CaOH, ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना है बच्चों। अगर हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो किस तरीके से आपका ये बनता है, या इसको सॉरी, अगर हम इसको कहें CaCO3, तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, CaO प्लस H2O। ठीक है बच्चों, ये होता है चूना पत्थर, और इससे क्या बनता है बच्चों आपका CaCO3 चूना पत्थर होता है, और ये क्या बनता है, बिना बुझा हुआ चूना, और ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आपका बनता है। ये कैसी अभिक्रिया है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया होती है। इतनी बात समझ आई होगी बच्चों। दूसरा आप लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है आपको क्या, देखो आपने इससे पहले वाली अभिक्रिया में क्या पढ़ा था, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। ठीक उसकी उल्टी एक अभिक्रिया होती है, रिवर्स अभिक्रिया होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, यानी इसमें क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको प्रोसीड होने के लिए, जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया को होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उन अभिक्रिया को आप क्या कह सकते हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हो। यानी इसमें क्या होता है, अभिकारक ऊर्जा, ऊष्मा को या ऊर्जा को क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब करते हैं या फिर शोषित करते हैं, तब जाके अभिक्रिया क्या बनाती है, उत्पाद में परिवर्तित होती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट क्या बोलते हैं इसमें अभिकारक पदार्थ ऊष्मा का शोषण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, शोषण करते हैं, ऊष्मा का शोषण करते हैं। ठीक है, और उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कहूं बच्चों यहाँ पर कि आपका यहाँ पे कोई अभिकारक होगा, अभिकारक प्लस ऊष्मा होगी, ऊष्मा हो सकती है, दैट इज प्रकाश हो सकता है, प्रकाश, या फिर कौन हो सकता है बच्चों, विद्युत धारा हो सकती है, और बनेगा फिर क्या बच्चों, उत्पाद। ठीक है, तो ये सभी आपके यहाँ पर क्या है बच्चों, एक तरीके से ऊर्जा के सोर्स होते हैं, जिनको आप लोग अभिकारक क्या करते हैं, शोषित करते हैं, और शोषण करने के बाद उत्पाद बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, आप लोग इसका नाम लिखना चाहते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे आपने अभी कहा बच्चों, यहां पर क्या कहा आपने, H2O, यानी आपका विद्युत अपघटन। उदाहरण की बात करता हूं, उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके, पहला होता है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक है बच्चों, अब ये क्या होता है, जब जल अणु होता है आपके पास, कोई जल आपका एक अणु होता है, इस पर लिखते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, आप किसी बर्तन में आप लोग क्या लेते हो बच्चों, आपके घरों में जैसे बर्तन में क्या लेते हो, वाटर को लेते हो, और वाटर में क्या करते हो आप, करंट फ्लो करते हो, यानी करंट को भेज देते हो। जब करंट उसमें फ्लो होता है बच्चों, तो वहां पर एक कैथोड बन जाता है, और दूसरा क्या बन जाता है बच्चों, एनोड बन जाता है। कैथोड पर यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन उत्पन्न होती है,
और अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड से ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार आपका क्या बनता है, यहाँ पर जल का वियोजन हो जाता है, यानी क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर H2 प्लस O2 आपका उत्सर्जित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है। किसके रूप में बच्चों, यहाँ पे विद्युत अपघटन, यानी विद्युत धारा को एब्जॉर्ब होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आप कह सकते हो, जैसे आपने कहा इसको बोलते हैं प्रकाश द्वारा अपघटन। ठीक है बच्चों, प्रकाश द्वारा अपघटन, इसमें क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया जब प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उत्पाद की फॉर्मेशन करती है। जैसे अगर हमने बात करी किसकी, AgBr, अभी अभी हमने एग्जांपल किया था, AgBr ने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, यानी सूर्य का प्रकाश लिया इसने, ठीक है, सूर्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब किया, चाहे आप इसको एरो के ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पर Ag बनेगा आपका, प्लस Br2 आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। जब Br यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कितने होंगे बच्चे, 2 होंगे। तो Ag कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो इस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। अगर हम बात करें यहीं पे मेथेन की, मेथेन होता है, मेथेन पर आप Cl2 से रिएक्शन कराओगे, और यहां पर भी क्या रहेगा आपका, सूर्य का प्रकाश रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश रहेगा। और सूर्य का प्रकाश रहने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे CH3Cl बन जाएगा, प्लस HCl आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को भी आप क्या कह सकते हो बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हो। इस प्रकार से आप लोग इस अभिक्रिया को समझोगे। एक बार इसको अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर जो बात करते हैं हम लोग, बच्चों यहाँ पर थर्ड अभिक्रिया है जिसका नाम होता है आपका एक तरीके से विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होता है, वे रासायनिक, अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस अभिक्रिया को, डेफिनेशन को हम इस तरीके से करते हैं कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है बच्चों, विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी आप लोग कहोगे कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया होती है आपके पास A, और यहाँ पर क्या होता है, B एंड C होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये अधिक क्रियाशील है, क्या है बच्चों, अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या है बच्चों, अधिक क्रियाशील तत्व है। अब ये क्या करेगा, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर B कम क्रियाशील है। B क्या है बच्चों, यहाँ पर कम क्रियाशील है, ठीक है। तो यहां जब इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, B विस्थापित हो जाएगा, यानी B आपका यहाँ से निकल जाएगा, और A क्या आएगा, AC आएगा यहाँ पर। तो A ने क्या किया, अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील यानी B को उसके यौगिक से क्या कर दिया बच्चों, विस्थापित कर दिया। तो इस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण की बात करूं, उदाहरण की मैं अगर बात करूं बच्चों, यहाँ पर जैसे आपने कहा कि जड़न ले लिया आपने, और क्या लिया बच्चों, CuSO4,
अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील है, और Cu क्या है यहाँ पर, कम क्रियाशील है। क्या है बच्चों यहाँ पर, कम क्रियाशील है। तो जब जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा तो Cu क्या हो जाएगा बच्चों, अपने ही यौगिक से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, और इसकी जगह कौन आ जाएगा बच्चों, जड़न, और ये क्या बन जाएगा, SO4। ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। इसका नाम होता है बच्चों कॉपर, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और इसका नाम होता है बच्चों जिंक सल्फेट। ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा बच्चों, जिंक सल्फेट। और ये क्या होता है, जिंक होता है, और ये क्या होता है, कॉपर। लिख देता हूं बच्चों मैं इसको आपके लिए, जिंक। ठीक है, और ये क्या बनेगा आपका, कॉपर। ठीक है, इतनी बात आई होप समझ आई होगी आपको। इसके बाद अगर हम कहें Fe प्लस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, CuSO4। सेम यही रहेगा बच्चों, यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर देखो, इसकी अगर हम बात करें, इसका रंग कैसा होता है बच्चों, नीला होता है। किसके कारण होता है बच्चों, CuSO4 का रंग नीला होता है। लेकिन जैसे ही आप Fe से रिएक्शन कराओगे यहाँ पर, तो Fe क्या है बच्चों, अधिक क्रियाशील है, और कॉपर क्या है बच्चों यहाँ पर, कम क्रियाशील धातु होती है। तो जब इस पर ये अटैक करेगा तो यहाँ से कौन विस्थापित हो जाएगा बच्चों, Cu विस्थापित हो जाएगा, इसके स्थान पे कौन आएगा, FeSO4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये FeSO4 बनेगा, और इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे बच्चों, फेरस सल्फेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं कॉपर, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इस प्रकार से जब आपका ये आपका विलयन था, तब इसका रंग कैसा था बच्चों, कैसा था बच्चों, नीला। कैसा रंग कलर था बच्चों, यहाँ पर नीला था। लेकिन जैसे ही आपका ये बनेगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ, चलिए बच्चों यहाँ तक समझ आया बच्चों आपको। ठीक है, इसके बाद आती है बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी नंबर 4 आती है। उसमें हम क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बनती है बच्चों यहाँ पर 4 अभिक्रिया आपकी, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसमें क्या होता है, जो अभिकारक आपके पदार्थ होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, उनमें आयंस का एक्सचेंज होता है, और एक तरीके से उत्पाद का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर एक तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की अगर मैं बात करूंगा इसकी, पहले द्विविस्थापन को हम समझ लेते हैं। जैसे A और B है, प्लस C एंड D है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, A, अगर A के पास में कौन जा रहा है, A आपका C के स्थान पे, और B आपका C आपका B के स्थान पे, यानी यहाँ पर C B बन जाएगा, और यहाँ पर A D बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, द्विविस्थापन हुआ। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ आपको, उदाहरण क्या होगा इस अभिक्रिया का, एक तरीके से लेते हैं आप Na2SO4 प्लस BaCl2। अगर मैं इस अभिक्रिया की बात करूं, इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका नाम होता है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। क्या बनता है यहाँ पर, एक तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, BaSO4। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, और इसका नाम होता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है बच्चों,
अगर हम इसको बात करें, ये अनबैलेंस रिएक्शन है या असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है, इसको आप संतुलित करोगे तो सबसे पहले किसको संतुलित करोगे आप? सोडियम को। सोडियम कितने हैं बच्चों? यहाँ पर 2 है। इधर कितने सोडियम है आपके? 1 है। तो आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो Cl भी क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर 2 हो गए आपके। तो Cl को आप कैसे बैलेंस करोगे? Cl ऑलरेडी यहाँ पर कितने हैं बच्चों? 2 है। उसके बाद Ba को देख लो आप, Ba कितने हैं यहाँ पर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। SO4 को देखिए यहाँ पर कितना है? 1 है, और यहाँ पर भी कितना है आपका? 1 है। अब ये क्या हो जाती है बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाती है। ये क्या होता है, और इसका जो अवक्षेप बनता है बच्चों, यानी सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? सफेद अवक्षेप कहते हैं। यानी ये क्या बनाएगा? सफेद अवक्षेप बनाएगा। किसका? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर किसका सफेद अवक्षेप बनेगा? बेरियम सल्फेट का बनेगा। नहीं, बेरियम सल्फेट क्या होता है? यहाँ पर ये होता है, और इसका क्या बनेगा? सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप बनेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात आई होप समझ आई होगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया जो करेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब लास्ट जो अभिक्रिया बनती है आपकी यहाँ पर, वो होती है बच्चों आपकी एक तरीके से यहाँ पे बनती है बच्चों आपकी 5th अभिक्रिया जो है आपकी उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अभिक्रिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं ए पार्ट डाल दूं यहाँ पर, उपचयन उपचयन का मतलब दूसरा होता है बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी आई होप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ के पास ऑक्सीजन की, है ना, किसकी? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है बच्चे? वृद्धि होती है। दूसरा क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है किसी पदार्थ के पास क्या होती है? हाइड्रोजन की क्या होती है बच्चों? कमी होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक तरीके से उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया, या फिर उसको बोलेंगे हम क्या बच्चे यहाँ पर? एक तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया होगा आई होप आपको। इसके बाद जो बनता है आपका यहाँ पर, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पर, तो क्या बनता है? C+O2 क्या बनेगा? CO आपका बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बैलेंस करेंगे। कार्बन कितने यहाँ पर? 1, यहाँ पर भी कितने होते हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2, तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए बच्चों? 2। तो यहाँ पर कार्बन कितने हो जाएंगे? 2। तो इसमें क्या हुआ? कार्बन के पास कौन जुड़ गया बच्चों? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे क्या? एक तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा अगर हम कहें यहीं पे, अगर इसमें ऑक्सीकरण को बात करूं बच्चों यहाँ पर, H2O जो होता है, अगर मैं इसको तोड़ दूं बच्चों H2+O2 में, तो जरा ध्यान दीजिए, इसके पास से कौन गया बच्चों? हाइड्रोजन गया। किसके पास से? इसके पास से क्या गया? हाइड्रोजन गया। और क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। तो इसके पास से कौन गया? हाइड्रोजन गया। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण हो जाएगा। इतनी बात समझ आई होगा आपको। ठीक है, अब ये क्या है? केवल ऑक्सीकरण की अभी बात करते हैं बच्चों यहाँ तक।
इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, उपचयन की। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, बी पार्ट अगर इसी की बात करें हम, अपचयन। अपचयन क्या होता है, एक तरीके से अपचयन तो अपचयन ही होता है, इसको रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, एक तरीके से इसका उल्टा होता है। फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होगी बच्चों, H परमाणुओं की क्या होती है, वृद्धि होती है। हाइड्रोजन परमाणुओं में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणुओं में कमी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी, आई होप आपको। इसके बाद अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से बनता है। H2O को ही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, H2O में क्या बनेगा, यहाँ पर एक तरीके से H2 प्लस O2। यहाँ पर देखिए H2O आपका टूट जाता है, पहले इसको बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, ये और ये, ठीक है, इसको इसके पास से कौन गया है बच्चों, इसके पास से आपका क्या गया है, ऑक्सीजन गया है। तो इसका क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर एक तरीके से इसका इसमें ऑक्सीकरण हुआ है। और जब इसको इसके पास से इसका हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, इसके पास से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जाता है, इसके पास से कौन जाता है बच्चों, ऑक्सीजन। तो इसका क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग इसी का ही। हो गया बच्चे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद यहीं पे एक एग्जांपल और समझोगे आप लोग। क्या बनता है आपका यहाँ पर, लास्ट एग्जांपल जो बनता है इसी का ही, क्या बनता है, CO प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, एक तरीके से H2, और ये रिएक्शन करके क्या बनेगा, Ca प्लस H2O। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने वाली बात क्या है इस अभिक्रिया में बच्चों, कि यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन था, इसके पास से ऑक्सीजन चला गया। तो ऑक्सीजन जाने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी यानी अपचयन। इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, यानी जब यहां से यहां पर गया हाइड्रोजन, तो इसके पास कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो इसका हो जाएगा बच्चों ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई होगी। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण ये होती है और अपचयन इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी बनती है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। देखो, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में आपने एक वर्ड और पढ़ा है बच्चों, यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यहीं से एक वर्ड बनता है इस सब के लिए। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में एक बनता है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया बात एक ही होती है। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक पदार्थ का क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर हम इस अभिक्रिया की बात करें बच्चों, जो ये आपको दिखाई दे रही है, इसमें CaO का तो क्या हुआ है बच्चों, एक तरीके से अपचयन हुआ है, और H2O में क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीकरण हुआ है। तो इस अभिक्रिया को आप क्या बोल सकते हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक
अभिकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक पदार्थ का क्या होता है बच्चे, अपचयन होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक बनता है आपका एक संरक्षण होता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये जो टॉपिक आपका है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा यो। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीकरण अपचयन के जो होते हैं उसको हम देखते हैं, उपयोग आते हैं डेली लाइफ में, वो होता है सन अक्षरण। ठीक है, सन अक्षरण इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वे जब कोई धातु क्या होती है, धातु कोई भी धातु होती है बच्चों, नमी के कांटेक्ट में आती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहती है बच्चों, तो उसके ऊपर एक क्या बन जाती है, परत बन जाती है, जिसका हम क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड की परत बन जाती है, जो उसको क्या बोलते हैं, उसको एक तरीके से खराब करती है बच्चों, उस धातु को कमजोर करती है धीरे धीरे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संरक्षण कहते हैं। यानी आप कह सकते हो संरक्षण क्या होता है, नंबर एक एग्जाम्पल होता है लोहे पर जंग लगना, जंग लगना। नंबर टू चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना। ठीक है, इसके बाद क्या आता है थर्ड में, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना। ठीक है, अब ये जो है आपके क्या होते हैं, इसी के उदाहरण होते हैं। अब संरक्षण से बचने के तरीके क्या होते हैं, संरक्षण से बचाने के तरीके या बचने की विधि है ना, जैसे अच्छा रहेगा, विधि क्या होती है। देखो आप क्या करते हो, चांदी के किसी भी धातु के ऊपर अगर आप किसी चीज का एक तरीके से लेपन कर दोगे तो वो धातु क्या होगी, आपकी ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगी और लंबे समय तक आपकी चल सकती है। जैसे आपने कहा कि धातु के ऊपर पेंट कर देते हैं बच्चों, कालिक पोत देते हैं, और एक तरीके से आप लोग कहते हो उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ बर्तनों के ऊपर एक अलग तरीके से लेपन होता है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी धातु को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो या उसे बचा सकते हो। किससे, संरक्षण से, यानी एक तरीके से जो उसके ऊपर लेयर बनती है जो उसको कमजोर करती है बच्चों, उससे आप उसको बचा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका फिर आपका लास्ट टॉपिक जो बनता है विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता आपका हो जाता है बच्चों। इसमें क्या होता है विकृत गंधिता में, कि इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब कोई डेफिनेशन जो होती है बच्चों, जब कोई खाद्य सामग्री जो कि क्या होती है बच्चों, वसा युक्त या तेल युक्त होती है और वायु के कांटेक्ट में आती है बच्चों, यानी वायु की क्या होती है, संपर्क में आती है, तो क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रकार से जब उसका क्या होता है, स्वाद और गंध क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, उसका स्वाद और जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दूध का फटना एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन होता है और उसके स्वाद में क्या आ जाता है बच्चों, चेंज आ जाता है। तो इस प्रकार से सब्जी का खराब होना, जो आपकी घरों में सब्जियां बनती हैं बच्चों और आप नाइट में रखते हो और सुबह तक वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये क्या किसका उदाहरण होता है बच्चों, यहाँ पर विकृत गंधिता का होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बचाव के तरीके है ना, विकृत गंधिता से बचाव के तरीके, जो विधि होती है बचाव की, वो विधियां क्या होती है, एक तरीके से आप चीजों को फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, चीजों को आप वायुरोधी बर्तनों में पैक कर सकते हो। और अगर आप बात करते हैं ऑक्सीजन के स्थान पर, तो ऑक्सीजन के स्थान पर अगर भोजन को आप नाइट्रोजन कंटेनर में रखते हो तो आपका फूड तब भी खराब नहीं होता है। जैसे आप लोग कह सकते हो कि जो चिप्स वगैरह होते हैं, चिप्स के जो पैकेट आते हैं उसमें एक गैस भरी होती है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। क्या बोलते हैं बच्चों,
नाइट्रोजन गैस वो क्या करती है, जो उसमें जो आपका चिप्स वगैरह होते हैं उनको क्रंची बनाए रखती है और आपको क्या करती है वहां पर उसको खराब नहीं होने देती है। खराब होने का मतलब क्या होते हैं, वे ऑयली होते हैं और ऑयली जो होने के कारण उसको क्या होती है, खराब होने से बचाती है। कौन? नाइट्रोजन गैस। तो जो आपके रैपर बनते हैं एक तरीके से, जो आपके पैकिंग वगैरह आती है, ठीक है बच्चों, जो पैकिंग वगैरह आती है उस पैकिंग में, और जो क्रंची वगैरह बनते हैं यहाँ पर, जो पैकिंग वगैरह बनते हैं उस पैकिंग के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, जो क्या करती है बच्चों, एक तरीके से विकृत गंधीता को रोकती है। किससे? फूड को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। कल हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए बच्चों। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे बच्चों, आप लोगों को उतना ही ज्यादा हम एक तरीके से नए नए कंटेंट लेके आएंगे बच्चों आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर कर सकते हैं बच्चों आप लोग, और प्लीज सब्सक्राइब आप वीडियो को जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बच्चों।